ये अदालत पहुंचे, सुनवाई था, उसको लेकर के आप क्या कहें? नहीं, देखिए, इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि किसी राज्य के डिप्टी सीएम को भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में कोर्ट में पेश होना पड़ता है। कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने उनको डांट लगाई और कहा कि आगे से इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। देखो, तो वो धमकी दे रहे थे सीबीआई को, यानी जो जांच कर रहा है उसी को धमकी दे रहे हैं कि कल रिटायर नहीं करोगे क्या, तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या, यानी देख लेंगे रिटायरमेंट के बाद तुम लोगों को। तो इसलिए इससे ज़्यादा अपमान कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, कोर्ट ने उनकी बेल को रद्द नहीं किया, लेकिन आपको जिस तरह से माफ़ी मांगनी पड़ी एक प्रकार से, तो यही बहुत बड़ा अपमान है डिप्टी सीएम का। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जो कहता था कि भ्रष्टाचार और अपराध से कोई समझौता नहीं करेंगे, उन्होंने आईआरसीटीसी घोटाला जो करीब 750 करोड़ के से ज़्यादा का घोटाला है, उसमें एक एक्यूज़ जो चार्जशीटेड है, जो बेल पर है, उसको आपने डिप्टी सीएम बना कर रखा है। और यही नीतीश कुमार, ललन सिंह, जिन लोगों ने इस घोटाले के सारे कागजात सीबीआई को उपलब्ध कराए, इन्होंने जिस घोटाले को उजागर किया, और इसी घोटाले के कारण उन्होंने पिछली बार गठबंधन तोड़ दिया और फिर उन्हीं से हाथ मिला लिया। तो इसलिए सीबीआई जो गई थी कोर्ट के अंदर, तो एक चेतावनी तो उनको मिली है कम से कम कि भविष्य में हम इस प्रकार की धमकी नहीं देंगे। बड़े पद पर लोग बैठे लोगों को और जिम्मेदार भाषा का बोलना चाहिए। तो यही बहुत बड़ी बात है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री को इस प्रकार से अपमानित होना पड़ा। सर, जिस तरह से बार बार तेजस्वी या जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है या कोर्ट बुलाया जाता है तो कहते हैं ये सिर्फ सरकार की साजिश है विपक्ष को परेशान करने के लिए, तो इसके आड़ में छुपते हैं कहीं, इसको लेकर क्या करें? देखिए, यूपीए के ज़माने में जो सीबीआई थी वो बंद पिंजड़े का तोता था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस तोते को पिंजड़े से मुक्त कर दिया। अब सीबीआई पर कोई दबाव नहीं है। और जो नीतीश कुमार कह रहे थे कि 5 साल तो कुछ नहीं हुआ, तो नीतीश जी, इन पर जो एफआईआर दर्ज हो, तब एफआईआर दर्ज हुई जब आपके साथ वो गठबंधन में नहीं थे, जब वो विपक्ष में थे। जब उन पर चार्जशीट फाइल हुई उस समय वो आपके साथ नहीं थे। जब ट्रायल शुरू होने जा रही है तब वो राज्य के डिप्टी सीएम हैं। तो ये मुद्दों का जवाब नहीं देते। उनको तो ये बताना चाहिए कि आखिर सुजाता ग्रुप को 2 होटल लीज पर जो दिया गया, उसके एवं जो 3 एकड़ ज़मीन पटना में क्यों लिखवा लिया गया। उनको तो ये जवाब देना चाहिए कि उस 3 एकड़ ज़मीन पर 750 करोड़ का मॉल बन रहा था कि नहीं बन रहा था। तो उन बातों का जवाब देने के बजाय एक रटा रटाया उत्तर देते हैं कि फंसा दिया गया, हम चूँकि विपक्ष में हैं, हम उनके विरोध में हैं, इसलिए हम पर बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। तो भाई, बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है तो मुद्दों पर भी तो जवाब दीजिए, लेकिन इनके पास मुद्दों का कोई जवाब नहीं। और देखिए, ये जो आईआरसीटीसी घोटाला है, इसमें सीबीआई के पास इतने प्रमाण हैं, इतने सबूत और दस्तावेज हैं जो इन्हीं लोगों ने उपलब्ध कराया कि आज न कल इसमें सजा होने से कोई बच नहीं सकता है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि सवाल पूछे उसका जवाब देना मेरा दायित्व है, मैं जवाब देने ही आया हूँ उसको। लेकिन वो बार बार ये कहते हैं कि किस तरह से हम लोग को फंसाया गया, हमें तो पता भी नहीं था, ये सारी चीज़ें। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपने नौकरी नहीं की, आपने कोई व्यापार नहीं किया, आप 9th फेल हैं, तो भी आप केवल 23 साल की उम्र में इतने बड़े संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। ये जो सुजाता होटल वाली जो ज़मीन थी, ये डिलाइट मार्केटिंग की 3 एकड़ ज़मीन, उस कंपनी के डायरेक्टर कैसे हो गए आप, उस कंपनी के मालिक कैसे हो गए आप, उस ज़मीन के मालिक कैसे, उसका जवाब दीजिए ना कि इतने कम उम्र में आप इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। और अब्दुल दुजाना जो सुरसंड के विधायक थे, उन्हीं की कंपनी उसका निर्माण कर रही थी, नींव तक खोद दिया गया था। तो जब ललन सिंह और इन लोगों ने मामले को उजागर किया तब जाकर उसको रोका गया। तो इसलिए उसका जवाब देना कि 3 एकड़ ज़मीन के मालिक कैसे बन गए, करोड़ों की ज़मीन के रातों रात मालिक बन गए, इसका जवाब तो है नहीं उनके पास। तो इसलिए देखिए, उनके पास किसी भी आरोप का कोई जवाब नहीं है। लालू यादव जिन 4 मामलों में सजा याफ्ता, चारा घोटाला, उसको भी उजागर ललन सिंह ने किया, उसकी भी सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट तक गए और आज हाथ मिला लिया, उनके साथ खड़े हैं, उनके डिफेंस में खड़े। ये भी इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा कि एक आपराधिक मामले में जो लोग जिनको सजा हो गई उनके डिफेंस में खड़े। तो जिनके खिलाफ आपने सबूत दिया, जिनके खिलाफ आप पटना हाईकोर्ट गए सीबीआई जांच के लिए,
तो उस समय तो कह रहे थे कि जांच होनी चाहिए, और आज जो कह रहे हैं कि नहीं वो निर्दोष हैं, तो इससे ज़्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है। सर, बिहार से आप आते हैं, बिहार में एक आजकल राजनीति चल रही है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे, इसको लेकर क्या आप कहते हैं? नहीं देखिए, इन दोनों का जो समझौता हुआ है कि बहुत जल्द जनता दल यू का राजद के अंदर और विलय हो जाएगा, और दोनों मिलकर जो भी नाम होगा, इसलिए पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राजद की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई यहाँ पर, उसके अंदर तेजस्वी यादव को ये अधिकार दिया गया कि पार्टी का अगर नाम बदलना है या चुनाव चिन्ह बदलना है, तो ये अधिकार न तो कार्यकारिणी को होगा न किसी और को होगा, केवल लालू यादव और तेजस्वी यादव को होगा। ये अधिकार क्यों दिया गया? क्योंकि दोनों का समझौता है कि बहुत जल्द जनता दल यू का विलय हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल में एक नई पार्टी बनेगी, एक नया नाम होगा, हो सकता है कि नया चुनाव चिन्ह हो, क्योंकि लालटेन जो चुनाव चिन्ह है वो अंधकार का प्रतीक है, यानी अंधेरे में लालटेन जो पुराने ज़माने की बात हो गई। तो इसलिए ये उन दोनों के बीच के अंदर जो पैक्ट हुआ है, जिसको उजागर किया था जगता बाबू ने जो कहा था कि 2023 में नीतीश जी दिल्ली चले जाएंगे और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और नीतीश जी को भी ये सूट करता है कि दोनों पार्टियों का अगर मर्जर हो गया तो करीब 78 उनके और 45 इनके, तो लगभग 120-25 विधायकों की पार्टी हो जाएगी, उसके नेता हो जाएंगे। आज वो केवल 45 विधायक के नेता हैं। तो इसलिए मेरी बात को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि जगता बाबू ने जो कहा वो सही है, और इसीलिए संविधान में संशोधन करके पार्टी का नाम बदलना और सिंबल बदलने का अधिकार तेजस्वी यादव और लालू यादव को सौंप दिया गया, और अगले लोकसभा चुनाव के पहले और नीतीश जी केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे और जनता दल यू का विलय हो जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर वो विलय नहीं करेंगे तो उनकी पार्टी टूट जाएगी, हो सकता है इनकी पार्टी पहले भी टूट जाए। जो लोग राजद में नहीं जाना चाहते हैं, हो सकता है कि वो लोग जनता दल यू से अलग हो जाए, और इसी से बचने के लिए वो जल्द से जल्द जदयू का विलय राष्ट्रीय जनता दल में करेंगे। सर, उन लोगों के पार्टियों के अंदर कुछ भी होता है, कुछ विधायक इधर उधर जाने की बात करते हैं, तो वो लोग सीधे आप लोगों पे आरोप लगा देते हैं कि वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर हम तोड़ना भी चाहते, तोड़ भी लेते, तो भी हमारी सरकार तो नहीं बन सकती थी, क्योंकि हमारे तो केवल 75 विधायक थे, अब 78 हुए, उनके 45 थे, उन दोनों को जोड़ लें तो भी बहुमत नहीं होता। और हम क्यों तोड़ेंगे? हमने तो उनको वचन दिया था कि संख्या जिसकी जितनी भी होगी, चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। हमने अपने वचन का पालन किया। इनको चूंकि गठबंधन तोड़ना था तो कोई बहाना चाहिए, कोई बलि का बकरा चाहिए, तो चिराग पासवान को बलि का बकरा बना दिया। एक भी आज तक प्रमाण नहीं दे पाए कि इनकी पार्टी को कौन तोड़ रहा था, कब तोड़ा जा रहा था, किसी ने टेलीफोन किया, किसी ने बातचीत किया, एक नाम नहीं बता पाए, एक कोई ऑडियो वीडियो क्लिप नहीं है। अब यूं ही हम कह दें कि उस पार्टी को तोड़ा जा रहा था, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो इन्होंने मन बना लिया कि बीजेपी में रहते मैं राष्ट्रीय राजनीति में नहीं आ सकता हूँ। उनका जो पीएम बनने का सपना है वो पूरा हो ना हो, लेकिन प्रयास भी नहीं कर सकता हूँ। राजद के माध्यम से मैं कुछ प्रयास कर सकता हूँ, तो इसलिए गठबंधन तोड़ने का दूसरा कोई कारण नहीं है। उनकी जो पीएम बनने की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उसी को पूरा करने के लिए उन्होंने गठबंधन तोड़कर भ्रष्टाचार और अपराध से समझौता कर लिया। गृह मंत्री जी पिछले दिनों बिहार गए थे, आरजेडी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से कि दौरा है, बीजेपी आरएसएस सिर्फ देश पे अपना एजेंडा थोपना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। भाई ये तो करते कि डिवाइड करना चाहते हैं। पूर्णिया में कहीं भी एक बार भी अमित शाह ने कोई हिंदू मुस्लिम की बात की, कोई भी ऐसी बात की जो डिविजिव हो, जो विभाजनकारी हो, जो मुस्लिम विरोधी हो, एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। तो ये तो चाहते थे कि अमित शाह कुछ बोलें ताकि उनको मुद्दा मिल जाए, और अमित शाह अगर आए हैं सीताब दियारा तो एक्सपोज हो गए कि जो जयप्रकाश नारायण, जो इमरजेंसी में कांग्रेस ने जिनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया, जेपी की दोनों किडनी अगर खराब हुई तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। और जेपी का नारा था भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। तो नीतीश जी आपने उनके साथ समझौता कर लिया। तो अमित शाह तो आए थे वही एक्सपोज करने के लिए कि जेपी गैर कांग्रेसवाद और इमरजेंसी तानाशाही दोनों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष किया था। और आज नीतीश कुमार ने उसी भ्रष्टाचार, उसी तानाशाही
और उसी गैर कांग्रेसवाद के साथ समझौता कर लिया। सर एक आखिरी सवाल, दिल्ली के डिप्टी सीएम सीबीआई दफ्तर जाते पहले उनके मुख्यमंत्री उनकी भगत सिंह से तुलना कर देते हैं जो शराब घोटाले में लिप्त थे, उसको लेकर क्या? देखिए, हमारे बीजेपी के दिल्ली के लोगों ने इस पर पर्याप्त कमेंट किया है। तो मैं तो फिर वही कहता हूँ, चाहे वो तेजस्वी यादव हों चाहे मनीष सिसोदिया हों, आरोपों का जवाब नहीं देते और नाखून कटाकर शहीद बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो गांधी जी जेल गए थे तो भ्रष्टाचार के मामले में जेल नहीं गए थे, या उन पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा था। ये जो एक्साइज घोटाला है ये तो पूरी सरकार पर और अरबों खरबों रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप है। और वो लोग जाकर गांधी की समाधि पर जाकर वहाँ जाकर माल्यार्पण कर रहे हैं, ये तो गांधी का अपमान कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए, इनको नाटक करना है, इनको झूठ बोलना है, लगातार एक ही बात कि हमारी पार्टी को तोड़ रहे थे। अरे आम आदमी पार्टी का इतना प्रचंड बहुमत है दिल्ली के अंदर या पंजाब में, कौन तोड़ेगा आपके पार्टी को? और तोड़ कर सरकार कैसे बन सकती है? कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं। लेकिन दिल्ली में तोड़ रही थी बीजेपी, पंजाब में तोड़ रही बीजेपी। तो उनको लगता है जो गोएबल्स का सिद्धांत था कि एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो लोग उसको सच समझने लग जाएंगे। लेकिन दिल्ली में बीजेपी इतनी कमज़ोर नहीं है, उनके सफ़ेद झूठ का बीजेपी ने पर्दाफाश कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।